नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम पॉलिटिक्स में, सियासत में धर्म के खेल का विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे दो तरीके होते हैं, एक तो राजनीति का एक धर्म होता है और एक धर्म की राजनीति होती है। राजनीति जब एक धर्म के आधार पर हो तो उसकी एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन जब धर्म पर राजनीति हो तो ऐसी कोई रेखा नहीं बचती। फिर खेल के मैदान में सब कूद जाते हैं, मुठभेड़ तक में धर्म निकालने लगते हैं और उसका सियासी फायदा उठाने लगते हैं। देखिए, 475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है? एक भी फेक इनकाउंटर यूपी में कोई नहीं कर सकता। उठाने के लिए कोई कुछ भी उठाते। ठोक दो नीति में धर्म वाला एंगल क्यों आया? उत्तर प्रदेश में सियासत का धर्म और ईमान, राजनीति में जाति वाली नियत की रीति कब तक? बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। तीन भाई भाई আমরা বলি বাংলাতে স্থান নাই। आज हम आपको सियासत के उस चौराहे पर ले चलेंगे, सियासत की उस डायरेक्शन के बारे में बताएंगे जो चुनाव से पहले नेताओं की जुबान पर खूब चढ़ जाता है। एनकाउंटर के धर्म एंगल को जोड़कर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में सियासत का कौन सा दांव खेला है? आखिर मुठभेड़ में ढेर अपराधियों का धर्म क्यों खोजा जा रहा है? मुठभेड़ में मारे गए मोस्ट वांटेड में हिंदू और मुस्लिम को प्रतिशत के चश्मे से देखा जा रहा है। सियासत के इसी चौराहे से एक और रोड निकल रही है जो 2022 में उत्तर प्रदेश के फाइनल से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, यानी पंचायत चुनाव। तीसरी रोड उत्तर प्रदेश के नेताओं की है जो इसी चौराहे से सत्ता के सिंहासन की तरफ पहुंचना चाहते हैं, यानी मायावती और अखिलेश यादव। आज हम आपको इन नेताओं के आगे का प्लान बताएंगे और इसी चौराहे से एक सड़क बंगाल चुनाव में उन वोटरों की तरफ जाती है जो आदिवासी हैं और बीजेपी और टीएमसी ने उन्हें लुभाने की पूरी ताकत झोंक दी है। आखिर देश की राजनीति का धर्म और नेताओं का राजधर्म क्या है? आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये समझाएंगे कि नेता जो कहते हैं उसके पीछे की नीति क्या होती है। धर्म को कैसे वोट की गारंटी मानते हैं कुछ नेता। आज हम इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर हिंदू मुस्लिम वाली इस पॉलिटिक्स का ये तो सिर्फ नजारा आपने देखा है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको बता दें। राजस्थान का वो सियासी हंगामा जो कई दिनों तक सुर्खियों में टेलीविजन पर छाया रहा, अब आखिरकार उसमें बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, राजस्थान फोन टैपिंग मामले में सबसे बड़ी खबर है, जिसमें बीजेपी ने फोन टैपिंग की सीबीआई जांच की मांग की है क्योंकि इसे स्वीकारा गया है। जी हां, गहलोत सरकार के बयान के बाद बीजेपी ने मांग की है। फोन टैपिंग हो रही थी, इसको जब स्वीकार लिया गया उसके बाद गहलोत सरकार के इस फोन टैपिंग की बात कबूलने के बाद सतीश पुनिया, जो कि राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष है, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। चुनाव का मौसम आते ही धर्म वाली राजनीति का बाजार गर्म हो जाता है। देखिए, चुनाव बंगाल में है लेकिन उसकी तपिश उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही है और तभी ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतर गए हैं और वो धर्म वाली सियासत कर रहे हैं अपने अपने फायदे के लिए। एक तरफ मोस्ट वांटेड अपराधी तो दूसरी तरफ सरकारी गोली से लैस उत्तर प्रदेश पुलिस और बीच में है मुठभेड़ की कहानी। पुलिस हमेशा दावा करती है कि सरकारी गोली पर सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के नाम लिखे होते हैं। जराइम की दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों का सफाया करने के लिए एनकाउंटर करना पड़ा है। लेकिन यूपी पुलिस की इसी दलील पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। सबसे पहले सुनिए, बलरामपुर में ओवैसी ने योगी राज में ठोक दो नीति को धर्म के तराजू पर तौलकर क्या बोला। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में
6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। एनकाउंटर के आंकड़ों से ओवैसी ने प्रतिशत निकाला और बताया कि कुल एनकाउंटर में ढेर अपराधियों में 37% सिर्फ मुसलमान हैं। प्रतिशत बताकर ओवैसी ने मुस्लिमों को टारगेट किए जाने का आरोप लगाया। इशारा यही है कि प्रदेश में 19% मुस्लिम आबादी है, लेकिन एनकाउंटर में ढेर अपराधियों का प्रतिशत 37 है। तो क्या ठोक दो नीति एक प्रयोग है? तो क्या ठोक दो नीति में ढेर अपराधियों में मुसलमानों का 37% होना संयोग है, या फिर एनकाउंटर में धर्म खोजकर ओवैसी सियासी प्रयोग कर रहे हैं? ओवैसी ने जिस मंच से एनकाउंटर में ढेर अपराधियों का धर्म बताकर सवाल पूछा, वो मंच सियासी था, लिहाजा एनकाउंटर में धर्म वाली सियासत की एंट्री हो गई। ओवैसी बोले, मुख्यमंत्री योगी कहते हैं ठोक दो। जवाब में बीजेपी ने पलटवार किया, कहा ओवैसी देश में विभाजन कराना चाहते हैं, अपराधी को धर्म के चश्मे से देखना बंद करें। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं? अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी % क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं, इसलिए ये हो रहा है। और हम अपराधियों को इनकाउंटर करने में कोई रिजर्वेशन नीति नहीं अपनाते हैं। कानून व्यवस्था और उसको बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, कानून हाथ में लेने का कोई भी काम करेगा, उसके साथ पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। लिहाजा आप जैसे लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि अपने समाज के लोगों को ये जाकर बताइए कि ये जो 36% आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 36% इनकाउंटर्स जो हुए उसमें 36% मुसलमान हैं, तो ये आपको सोचना होगा क्यों है, आप जैसे लोगों ने क्या किया, क्यों अपराधी बने वो। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों बंगाल में बिजी है। ओवैसी बंगाल नहीं गए, लेकिन चुनावी मैदान यूपी शिफ्ट कर दिया। ओवैसी ने योगी सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने दावा किया है कि 4 साल में कुल 6,476 एनकाउंटर हुए। 40 महीनों में हुए इन एनकाउंटर में 37% मुसलमानों को ढेर कर दिया गया है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 से मार्च 2020 के बीच में हुए कुल एनकाउंटर हैं 6,476, जिनमें कुल 125 लोग एनकाउंटर में मारे गए। इन 125 में से मरने वाले 47 लोग मुस्लिम थे। एनकाउंटर के दौरान 13 पुलिस वाले भी मारे गए और करीब 941 जख्मी हुए। 125 में से 37 मुसलमानों के मारे जाने पर ओवैसी ने कहा कि सबसे ज्यादा 37% मुस्लिमों को टारगेट करके मारा गया। यूपी में लगभग औसतन 19% मुस्लिम हैं। ये एनकाउंटर सबसे ज्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुए, जिनमें शामिल है अलीगढ़, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। योगी बंगाल में चुनावी रण में ममता बनर्जी को ललकार रहे हैं और योगी के प्रदेश में उनके एनकाउंटर नीति पर ओवैसी ने ठाएं शुरू कर दिया है। 2021 में पंचायत चुनाव है और अगले साल यूपी का फाइनल है, लिहाजा बीजेपी ओवैसी की विचारधारा की व्याख्या करने में जुट गई। तो उनकी नासमझी पे उनके जो आंकड़े हैं उनके ज्ञान पर मुझे आश्चर्य होता है। एक जो नेता अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं, वो इस प्रकार के गलत आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे और हर चीज में वो सांप्रदायिकता की बू देखेंगे। वो अपराधियों को धर्म के आधार पर आंक रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बारे में योगी सरकार का स्पष्ट मत है कि चाहे कोई जाति धर्म हो या कोई संप्रदाय हो, कोई मुरव्वत नहीं, अपराधी अपराधी है। इसलिए 25 जो लिस्टेड माफिया थे 24 जेल में है। दरअसल ये उनको लगता है ये अपराध और अपराधी जाति धर्म के आधार पर हमारी पार्टी नहीं देखती। जो भी कानून छेड़ेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।
एनकाउंटर में धर्म की एंट्री से ओवैसी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है, यानी उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन के लिए मुस्लिम कार्ड के भरोसे हैं। वहीं बीजेपी पूछ रही है कि अगर आतंकियों का धर्म नहीं होता तो अपराधियों का धर्म खोजकर ओवैसी क्या संदेश देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो यूपी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक्शन पर जो सियासी बवाल छिड़ गया है वो आपने देख लिया। दरअसल योगी आदित्यनाथ के ठोक दो नीति पर हमेशा ही सुर्खियां बनती रही हैं। आखिर क्यों विपक्ष इतना हमलावर है उनके इस एनकाउंटर स्टाइल पर, देखिए इस रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ की ठोक दो नीति के दो पहलू हमेशा सामने आए। पहला पहलू या तर्क जो योगी सरकार की तरफ से दिया जाता है कि अपराधियों का खात्मा किया गया, जबकि दूसरा पहलू जो विपक्ष हमेशा उठाता रहा है कि पुलिस तंत्र की वापसी होगी, यानी पुलिस को ठोक देने का खुला लाइसेंस सरकार ने दे दिया। 2017 में जिस दिन योगी के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजा, उसी दिन से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई गई। संदेश साफ था कि योगी के राज में अपराध और अपराधियों का खात्मा होगा। सुनिए योगी ने क्या कहा। हमारी पार्टी ने पहले इस बात को कहा था कि सरकार बीजेपी की बनती है तो क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम कार्य करेंगे। हम लोगों ने उसी तर्ज पर हम लोग आगे बढ़े हैं। एक भी फेक इनकाउंटर यूपी में कोई नहीं कह सकता। उठाने के लिए कोई कुछ भी उठा दे। गुंडा टैक्स वसूली करके सत्ता के संरक्षण में जिस प्रकार की अराजकता फैली हुई थी, क्या आप सबके सामने है। और मैं आपको आज कह सकता हूं, विगत 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम लोगों ने या तो गुंडों के 2 ही जगह पे भेजी है, या तो जेल में है या दुनिया छोड़ करके राम हो चुका है। योगी का कहना है कि ठोक दो नीति अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का हिस्सा है। एक बार नहीं बल्कि कई बार योगी ठोक दो नीति पर बोलते आए, लेकिन एनकाउंटर पर सवाल उठे। सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के आंकड़ों को समझिए। पिछले 46 महीने में करीब 124 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में मरने वालों में 47 अपराधी मुसलमान हैं। एनकाउंटर में मरने वालों में 11 ब्राह्मण और 8 यादव। 58 अपराधियों में सवर्ण, दलित और दूसरी जातियां हैं। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के राम नाम सत्य का मंत्र दिया था। हमने पुलिस प्रशासन को साफ कहा है, हमारा यहाँ का किसान भाई जब मिलता है तो वह संबोधन में राम राम ही बोलता है। तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकलनी चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें। योगी सरकार की तरफ से यही दावा किया जाता है कि अपराध का ग्राफ नीचे गिरा है, लेकिन 2018 के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में हुए कुल अपराध में यूपी की हिस्सेदारी 11.5% है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2018 में देश भर में 50,74,634 अपराध दर्ज किए गए थे। यह आंकड़ा 2017 की तुलना में 1.3% ज्यादा है। इसमें भी अकेले उत्तर प्रदेश में इस साल 5,85,157 क्राइम रिकॉर्ड हुए थे। इस हिसाब से 2018 में देश भर में जितने भी क्राइम रिकॉर्ड हुए उसमें से सबसे ज्यादा 11.5% मामले अकेले यूपी में दर्ज हुए थे। आपको विकास दुबे एनकाउंटर की तस्वीरें याद हो, उसे भी योगी की ठोक दो नीति से जोड़कर देखा जाता है। सवाल ये उठे कि प्रदेश कानून से चलेगा या फिर ठोक दो नीति से चलेगा। आज तक ब्यूरो। तो यूपी में धर्म पर सियासत। अब जरा आपको बंगाल भी लिए चलते हैं, क्योंकि यहां पर जाति की जुगत बिठाने में जुट गए हैं सब, अमित शाह से लेकर ममता बनर्जी तक। कौन किस अंदाज में आदिवासी कार्ड खेल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए।
বিনা পয়সায় রেশন আপনারা পাবেন। बंगाल की सियासत में अब आदिवासी कार्ड की एंट्री हो गई है। आज ममता बनर्जी और अमित शाह ने पूरी ताकत आदिवासी वोटरों को लुभाने में लगाई। ये वही आदिवासी वोटर हैं जो बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और वीरभूम में 50 से ज्यादा विधानसभा सीट पर प्रभाव रखते हैं। और 2019 में बीजेपी ने इन इलाकों की 56 सीटों में से 35 सीटों पर बढ़त पाई थी। 10 साल के दीदी के शासन में मोदी जी ने जो योजनाएं पहुंचाई, 115 से ज्यादा योजनाएं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए मोदी सरकार ने पहुंचाई है। वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही और इसका सबसे बड़ा हर्डल है, इसका सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो ये तृणमूल की सरकार है। मैं आज झारग्राम की इस रैली में हजारों की संख्या में उपस्थित सभी आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, आज एक संकल्प कर जाइए। हमारे विकास में जो सरकार आड़े आ रही है वो सरकार को हम हटाकर दम लेंगे। বিজেপি কে একটি ভোটও দেবেন না, আর ওদের যে 800-500 যা আছে একটাও ভোট দেবেন না। शाह बनाम ममता की सियासी लड़ाई को समझने के लिए आपको बंगाल का सियासी आंकड़ा समझना होगा। आखिर कैसे आदिवासी और दलित वोट पूरा खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। बंगाल के 10 करोड़ आबादी में से 28% SC/ST हैं। 2094 विधानसभा में से 69 विधानसभा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। 16 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। बंगाल में आदिवासी और दलित वोट को साधने के लिए ममता बनर्जी लगातार हेमंत सोरेन से संपर्क में हैं। 2019 में बीजेपी के बंगाल विस्तार के पीछे सबसे बड़ी वजह हिंदू वोटरों का उनके पक्ष में लामबंद होना। बीजेपी को करीब 59% हिंदू वोट मिले थे। अगर 2021 के चुनाव में बीजेपी को 65 से 70% वोट मिले तो उलटफेर मुमकिन है। बंगाल के नक्शे पर आप हिंदू वोट का भूगोल समझिए। सेंट्रल बंगाल 44.4%, नॉर्थ बंगाल 53.3%, दक्षिण बंगाल 75.1%, पहाड़ी क्षेत्र 85.1%, जंगल महल 91.9%। जिन इलाकों में 75% से ज्यादा हिंदू वोटर हैं, ऐसी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने 2019 में कमल खिलाया। अब टीएमसी की कोशिश है कि हिंदू वोटरों को वापस अपने साथ जोड़ना, जो 2019 में बीजेपी की तरफ चले गए थे। अगर ममता ने हिंदू कार्ड चला है तो उसके पीछे पूरा होमवर्क है। आप आंकड़ों की सियासी गणित से समझ सकते हैं बंगाल में कैसे बीजेपी ने ऐतिहासिक एंट्री मारी थी। बंगाल का पहाड़ी क्षेत्र, जहां पर 2014 में टीएमसी को 51% वोट मिले थे, उसी इलाके में 2019 में सिर्फ 11.1% वोट मिला, यानी 40% का घाटा। जबकि बीजेपी 2014 में जहां 33.3% पर खड़ी थी, वहीं 89.9% वोट शेयर पर पहुंच गई। ठीक इसी तरह जंगल महल क्षेत्र में जहां 2014 में टीएमसी का वोट शेयर 90% था, वो 2019 में 25% पर आ गया। जबकि बीजेपी ने 2.5% से सीधे 75% वोट शेयर हासिल कर ली, यानी टीएमसी को 65% का घाटा और बीजेपी को 73.5% का फायदा। अगर नॉर्थ बंगाल को देखें तो टीएमसी का वोट शेयर 2014 में 29.6% था, जो 2019 में 27% रहा। वहीं बीजेपी जो 7.7% पर थी, वो 48.1% वोट शेयर पर पहुंच गई। सेंट्रल बंगाल, जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी है, वहां टीएमसी को 2014 में 30.3% वोट मिला था। वहीं 2019 में 66.7% पर पहुंच गई, जबकि बीजेपी 1% से 18.2% वोट शेयर पर पहुंच गई। दक्षिण बंगाल, जो ममता का गढ़ है, वहां टीएमसी को 2014 में 87.4% वोट मिले थे, जो 2019 में कम होकर 71.3% पर पहुंच गए। जबकि वहां बीजेपी 7.2% से 2019 में 28.7% पर पहुंच गई। बीजेपी के वोट शेयर में बढ़त के पीछे हिंदू वोट है। यही वजह है कि ममता 2021 में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।
क्योंकि लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ के गठबंधन से टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक को खतरा है, यानी मुस्लिम वोट का बंटवारा पक्का है। झाड़ग्राम में पोलोमी साहा के साथ अनुपम मिश्र, बांकुड़ा, आज तक। एनकाउंटर में अपराधियों की मौत पर ओवैसी धर्म खोज रहे हैं अपनी सियासी फायदे के लिए, वो इस रणनीति को आगे ले जा रहे हैं। तो क्या होगी मायावती की रणनीति 2022 के चुनाव में? जी हां, आज यूपी की सबसे बड़ी खबर यही है, मायावती ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। क्या है उनकी सोच और रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 2022 में योगी की वापसी होगी या कोई नए सियासी समीकरण बनेंगे? क्या सपा और बसपा का गठबंधन होगा? क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा? क्या मायावती नए गठबंधन को तैयार है? उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात बिछ गई। 2021 का पंचायत चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल होगा, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में सियासी दांव शुरू हो गए। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी बनाम ऑल की चुनावी लड़ाई होगी? तो इसका जवाब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने दे दिया। काशी राम के जन्मदिन पर मायावती ने बड़ा ऐलान किया। सबसे पहले ऐलान के बारे में सुनिए। मायावती का ऐलान नंबर 1, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती का ऐलान नंबर 2, किसी के साथ गठबंधन नहीं। मायावती का ऐलान नंबर 3, किसान विरोधी है नए कृषि कानून। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर, यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी। हम जिस भी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो हमारा वोट तो ट्रांसफरेबल है। तो जिससे स्पेशल रिपोर्ट में अब हम आपको दिखाते हैं आखिर मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो कार के मामले में इनसाइड स्टोरी क्या है। जी हां, 19 दिन बीत गए हैं और महाराष्ट्र पुलिस के होश उड़े हुए हैं। अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है और शक का घेरा मुंबई पुलिस के ही अफसर पर है। जी हां, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे। कौन था इसका मास्टरमाइंड? कैसे रची गई थी साजिश? इस रिपोर्ट में देखिए। एंटीलिया की साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? अंबानी के घर के सामने विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो का सच क्या है? क्या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे ने इस साजिश को अंजाम दिया? मुंबई पुलिस से सचिन वाजे को सस्पेंड करने की वजह क्या है? आखिर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे की इनसाइड स्टोरी क्या है? सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर बीजेपी और शिवसेना क्यों भिड़ी है? क्या पुलिस ने ही रखी थी अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक वाली कार? सचिन वाजे की पहले गिरफ्तारी हुई, फिर मुंबई पुलिस से उसे सस्पेंड कर दिया गया। अब सवाल यह है कि ये स्कॉर्पियो गाड़ी और इनोवा, उसके पीछे पीछे आपने देख ली पूरी कहानी, क्या है वजह? आखिर क्यों? क्या वाकई पुलिस ने ये साजिश रची, और रची तो मकसद क्या था? देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास एक विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार बरामद होती है। सुरक्षा एजेंसियों से लेकर समूचे देश में हड़कंप मच जाता है कि आखिर में ये साजिश किसने रची, आखिर कौन है? सिक्योरिटी को चीरते हुए विस्फोटक से भरी कार अंबानी के घर तक पहुंचा दी। अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए इसका पता लगाने में जुटी हुई है। उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने ये इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। और एनआईए के हाथ 66 एनकाउंटर करने वाले मुंबई पुलिस के एक सीनियर अफसर सचिन वाजे के गिरेबान तक पहुंचे हैं। आखिर क्यों और कैसे एनआईए को सचिन वाजे पर शक हुआ और सचिन वाजे पर महाराष्ट्र में
तगड़ी सियासत चल पड़ी है। हम इसका एक एक पहलू आपको समझाएंगे और इस केस की पूरी तह तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। सचिन वाजे को एनआईए ने शनिवार यानी 1 मार्च की देर रात गिरफ्तार किया था और अब सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से भी सस्पेंड कर दिया गया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक्सप्लोजिव्स प्लांट करने और उन्हें धमकी देने वाले मामले में एपीआई सचिन वाजे को शनिवार एनआईए ने अरेस्ट कर लिया। आपको ये बता दें कि सचिन वाजे शनिवार को अरेस्ट हुए, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और कोर्ट ने उन्हें 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया। आज मुंबई पुलिस ने एपीआई सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद सचिन वाजे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें हैबियस कॉर्पस के तहत उन्होंने अपनी अरेस्ट को चैलेंज किया है और एनआईए द्वारा की गई अरेस्ट को इल्लीगल बताया है। एनआईए ने सचिन वाजे से घंटों पूछताछ की। सूत्रों की माने तो इस पूछताछ के दौरान एनआईए ने सचिन के सामने कुछ ऐसे पुख्ता सबूत रखे जिसके बाद सचिन ने इस साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली। लेकिन सचिन वाजे ने भी कहा कि इस कड़ी में साजिश का सिर्फ एक मोहरा है, इसमें कई पुलिस वाले और कुछ ताकतवर लोग भी शामिल हैं। एनआईए के मुताबिक सचिन वाजे पर शक जाने की अहम वजह है वो गाड़ियां जिनका इस्तेमाल एंटेलिया केस में हुई। एक वो स्कॉर्पियो जिसमें जिलेटिन था, दूसरी इनोवा कार जो सीसीटीवी में दिखाई दी है। 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई के पैडर रोड स्थित एंटेलिया के बाहर विस्फोटक से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली थी। कार से 20 जिलेटिन की रॉड बरामद की गई थी। 5 मार्च को स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का शव बरामद हुआ था। कुछ दिन पहले ही मनसुख ने इस गाड़ी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मनसुख की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने हत्या का केस दर्ज किया है। मनसुख हिरेन की मौत के बाद उनकी पत्नी और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे पर कई गंभीर आरोप लगाए। हिरेन की पत्नी ने सचिन वाजे पर उनके पति की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। के घर के सामने जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की स्टिक्स पाई गई थी उसकी जांच और उसी प्रकार मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या है उसकी भी जांच एनआईए और एटीएस दोनों घटना की जांच कर रही है और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इनोवा कार का भी सुराग मिल चुका है। इस इनोवा कार में स्कॉर्पियो कार का ड्राइवर बैठकर निकल गया था। ये इनोवा कार मुंबई क्राइम ब्रांच सीआईयू यूनिट के बेड़े की कार है। 25 फरवरी की रात एंटेलिया में स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद इस इनोवा को मुलुंद नाके पर देखा गया था। इसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी हैं। लेकिन फिर इसके बाद इनोवा मुंबई की तरफ आती है। बाद में इस इनोवा को मुंबई पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रखा जाता है। नागपाड़ा में मौजूद इस मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मुंबई पुलिस की तमाम गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है। क्राइम ब्रांच सीआईयू यूनिट से जुड़ी इस इनोवा का इस्तेमाल सचिन वाजे और उनकी टीम ही तमाम ऑफिशियल काम के लिए करते थे। सूत्रों के मुताबिक इस इनोवा के ड्राइवर का भी सुराग मिल गया है। एनआईए उससे भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच से ही जुड़े एक और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाज काजी से भी एनआईए ने लंबी पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे के साथ रियाज काजी भी इस साजिश में शामिल है। एनआईए को शक है कि रियाज काजी ही वो शख्स है जिसने मुकेश अंबानी की सुरक्षा काफिले में शामिल गाड़ियों के फर्जी नंबर प्लेट बनवाए। स्कॉर्पियो से ऐसे कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई थी। शक है कि रियाज काजी ने ये फर्जी नंबर प्लेट विक्रोली इलाके में बनवाए थे। बिजनेस रिलेशन है, मैं जानता हूँ उनको। तो वाजी साहब यहाँ पे आपके गए, यहाँ पे इंक्वायरी करके गए, आपका रजिस्टर लेके गए? हाँ, उनकी पूरी टीम आई थी, 5 लोग थे करीबन। तो डीवीआर लेके गए और फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे बुलाया गया। सेकेंड डे या थर्ड डे पे मैं वहाँ गया था। वापस मेरा नाम पता सब पूछा, एड्रेस पूछी, आधार कार्ड ये वो सब चेक किया। सेकेंड टाइम फिर वापस उनकी टीम आई थी, वो सर नहीं आए थे, फिर रिकॉर्ड्स थे, वो लोग ने चेक करने के लिए लेके गए थे। लेकिन सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद भी 2 सवाल अब भी अपनी जगह कायम हैं। पहला, एंटेलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार रखने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, और दूसरा, मनसुख हिरेन की मौत का एंटेलिया केस से क्या रिश्ता है। दिवेश सिंह, मुंबई आज। कुल 16 साल सचिन वाजे
इसी मुंबई पुलिस की नौकरी से बर्खास्त रहे, लेकिन पिछले साल जून में उन्हें फिर से ज्वाइन कराया गया। अब सवाल यह है कि अब वो एनआईए के रडार पर है। 66 एनकाउंटर्स का सेहरा उनके सिर पर है, लेकिन एनआईए के रडार पर है, गिरफ्तारी हो गई है। शिवसेना को ये बात चुभ रही है, आखिर क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी खड़ी करने का मकसद क्या हो सकता है? अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक वाली गाड़ी खड़ी करने के पीछे सचिन वाजे का मकसद क्या हो सकता है? क्या सचिन वाजे अपने पद और ओहदे के हिसाब से अकेले इस साजिश को अंजाम दे सकते हैं? अब तक की तहकीकात में यह तो साबित हो चुका है कि एंटीलिया केस में किसी आतंकी संगठन का हाथ नहीं है, तो ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस साजिश का असली चेहरा कौन है। लेकिन जांच एक तरफ है, इस केस में राजनीति भी तगड़ी हो रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा गया है। सामना में पूछा गया है कि इस केस में एनआईए जांच की जरूरत क्या थी। एनआईए ने वाजे को गिरफ्तार करके महाराष्ट्र पुलिस दल का अपमान किया है। ये सब सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। वाजे को गिरफ्तार करके दिखाया गया। इसकी खुशी जो मना रहे हैं वो राज्य की स्वायत्तता पर आघात कर रहे हैं। शिवसेना ने कहा सत्य जल्दी बाहर आएगा, ऐसी अपेक्षा है। तो देवेंद्र फडणवीस जी सिर्फ एलओपी नहीं है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी है। उनको पता चाहिए कि महाराष्ट्र में कानून का राज होता है, कानून से काम चलता है और पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल है, किसी को नहीं बचाएंगे। अगर कोई भी हो, चाहे पुलिस फोर्स में हो या बाहर हो, कुछ किया है अपराध तो उसकी बचाने की हिम्मत, साहस महाराष्ट्र में कोई नहीं करते और उद्धव ठाकरे कभी नहीं करेंगे। बीजेपी उद्धव सरकार पर लगातार हमलावर है। आरोप यह है कि सचिन वाजे के पीछे सत्तारूढ़ शिवसेना क्यों खड़ी है। सचिन वाजे कौन कौन से राज छुपा रहे हैं, इस खेल में कौन से बड़े नाम हैं। बीजेपी ने तो सचिन वाजे के नार्को टेस्ट की मांग भी कर डाली, तो वहीं शिवसेना खुलकर सचिन वाजे का समर्थन कर रही है और उन्हें ईमानदार और काबिल अफसर बता रही है। देखिए, सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एक अफसर है। मैं मानता हूं कि बहुत ही कामयाब और होनहार अफसर है। इन्वेस्टिगेशन करने में वो बहुत ही होशियार अधिकारी है। वाजे के मुख से ऐसे कौन से नाम निकलने वाले थे, वह नाम शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार को उन नामों का डर था। इसलिए हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, हो जाने दीजिए दूध का दूध पानी का पानी, कर नहीं तो डर किस बात का। सचिन वाजे की आप नार्को टेस्ट कराइए और जो भी सत्य है वो देश के सामने रखिए। उधर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। ये मुलाकात सीएम के सरकार आवास वर्षा बंगले पर हुई और दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात चली। इस मुलाकात के बाद शरद पवार ने अपनी पार्टी के मंत्रियों से भी मीटिंग की। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो मिलने और मुंबई पुलिस के निलंबित सचिन वाजे के मामले को डील किया है, उससे शरद पवार काफी नाराज चल रहे हैं। उधर बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने आरोप लगाया कि मुंबई के कुछ बुकी भी वाजे के संपर्क में थे। ये बुकी आईपीएल शुरू होने के पहले वाजे से संपर्क में थे। नीतीश राणे ये भी आरोप लगाते हैं कि सचिन वाजे के वरुण सरदेसाई, जो कि आदित्य ठाकरे के रिश्तेदार हैं, उनके संपर्क में थे। Our information is that these bookies were contacted by Sachin Waje, and they were said, all of them were said, that according to your capacity, until and unless you don't give us this much amount of money, we will ensure that you guys get busted, you guys are investigated, you guys are arrested. So they were said all these things. Around 150 crores was demanded according to the size of the bookie. That's information I have. And on the basis of, on the background of that, information that we have, that there is a certain guy called Varun Sardesai who has got Y plus security from this Maharashtra government, who is related to this Maharashtra government, who is a relative inside the Maharashtra government. He had contacted, and his conversations were also there with Sachin Waje, and he had also
कि while you are demanding this, what is our share? That's the indication that we have. उधर एनआईए इसकी पड़ताल कर रही है कि 17 से 25 फरवरी तक ये स्कॉर्पियो सचिन वाजे के ही कब्जे में थी, तो फिर मनसुख हिरेन ने 18 फरवरी को विक्रोली थाने में क्या चोरी की रिपोर्ट सचिन वाजे के कहने पर लिखाई थी? क्या पुलिस और मीडिया के जरिए परेशान करने की शिकायत भरी चिट्ठी जो 2 मार्च को मनसुख हिरेन ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कमिश्नर को लिखी थी, वो भी सचिन वाजे के कहने पर लिखी थी? क्योंकि यहाँ से याद रखना होगा कि पूरा एंटेलिया केस जिस स्कॉर्पियो से जुड़ा है, उस स्कॉर्पियो का सीधा सीधा रिश्ता मनसुख हिरेन और सचिन वाजे से जोड़ता है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब बताते हैं आपको सचिन वाजे का पूरा बायोडेटा। मुंबई पुलिस का अधिकारी से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से नौकरी से बर्खास्त होना, फिर राजनीति का हिस्सा बनना, वापसी होनी और फिर ये विवाद। देखिए, सचिन वाजे ने 1990 में तब मुंबई पुलिस को ज्वाइन किया था जब मुंबई की सड़कों पर गैंगवार और मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दहशत थी। उसी दौर ने मुंबई पुलिस को कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिए, जिनमें प्रदीप शर्मा, दया नायक, रविंद्र आंग्रे, प्रफुल्ल भोंसले और विजय सालस्कर जैसे पुलिस वाले थे। शुरुआती 13 से 14 सालों में ही सचिन वाजे ने करीब 66 एनकाउंटर किए। मुंबई पुलिस फोर्स में प्रदीप शर्मा को अपना आइडियल मानते थे, लेकिन 2004 में मुंबई में हुए एक धमाके के सिलसिले में ख्वाजा यूनुस नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बाद में ख्वाजा यूनुस की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। ख्वाजा यूनुस की मौत के लिए तब 18 पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया गया, जिनमें से एक सचिन वाजे थे। इन 18 पुलिस वालों पर मर्डर और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम लगा। सभी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में सचिन वाजे समेत सभी जमानत पर बाहर आ गए। इसके बाद सचिन वाजे पुलिस फोर्स में लौटने की जद्दोजहद करते रहे, पर 2007 तक जब उन्हें वापस बहाल नहीं किया गया तो उसी साल उन्होंने पुलिस फोर्स से इस्तीफा दे दिया, पर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद अगले साल सचिन वाजे ने शिवसेना ज्वाइन कर ली। हालांकि कभी वो शिवसेना के एक्टिव मेंबर नहीं रहे। 16 साल तक पुलिस फोर्स से बाहर रहने के बाद जून 2020 में सचिन वाजे समेत उन सभी 18 पुलिस वालों को वापस बहाल कर लिया गया। उनकी बहाली के पीछे तर्क ये दिया गया कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से मुंबई पुलिस फोर्स में सख्त कमी आई है। बहुत से पुलिस वाले पॉजिटिव पाए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए फोर्स में लोगों की जरूरत है। इसके बाद सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच की CIU यूनिट में बहाल कर दिया गया, लेकिन 16 साल के बाद वापस पुलिस फोर्स में आए सचिन वाजे महज 9 महीने के अंदर ही अब दोबारा गिरफ्तार हो चुके हैं। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।